हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी गेंशिन की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे डेनस्लिप भैया का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। और हाँ, ये वाला क्वेस्ट हम लोग को हेल्प करेगा सुमेरु से फोंटेन की ओर ट्रांजिशन लेने में। और हाँ, इस क्वेस्ट के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ रिवील होने वाली, जैसे कि द 5 सिनर ऑफ खानरिया, और आखिर में एक हिलिचर अगर अपना मास्क उतार दे तो वो कैसा दिखेगा। और हाँ, ये अपनी गेंशिन की जर्नी का एपिसोड नंबर 22 है। तो मेरी पिछली वीडियोस अगर तुम लोगों ने ना देखा हो तो देख लेना, ताकि तुम्हें स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आए। सो हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सुमेरु के पोर्ट ऑरमोस वाले एरिया पे टहल रहे होते, तभी एक बंदा हम लोग से आके कहता है, अरे तुम लोग तो वही मशहूर ट्रैवलर और पाइमोन हो जो कि अपनी पूरी जर्नी ट्रेवैट के अंदर कर रहा है। पाइमोन कहते हैं कि हाँ, हम लोग वही हैं, क्या चाहिए तुम्हें हम लोग से। वो कहता है कि मेरे पास एक लेटर है आपको देने के लिए, जिसको एक इंसान ने मुझे दिया था आपको देने के लिए, और मैंने सोचा था मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि आप मुझे मिल गए। फिर क्या हम लोग उस लेटर को खोल कर देखते हैं कि आखिर में ये लेटर हम लोग को भेजा किसने है। तो जब हम लोग उस लेटर को खोलते तो हम लोग को पता चलता है, अरे ये तो हमारे पुराने दोस्त मॉन्स्टैड के काया ने हम लोग को भेजा है, जो कि लेटर में हम लोग से अपना हमारा हालचाल पूछता और कहता है कि अगर उसे हम लोग से मिलना है तो वो यहाँ के जो टैवरन है सुमेरु के, वहाँ पे आ सकता है। फिर क्या हम लोग उस टैवरन की ओर चल देते हैं जहाँ पे काया ने हम लोग को उससे मिलने को कहा था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचते हम लोग को काया मिल भी जाता है, जिसको देख के हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि इस टैवरन के अंदर जितनी भी ड्रिंक्स है वो सारी ड्रिंक्स काया ट्राई कर चुका है। हम लोग को देख के काया कहता है, ट्रैवलर पाइमोन, तुम लोग को देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत दिन हो गए है ना। पाइमोन कहते हैं, तुम तो यहाँ पे किसी काम से आए थे ना, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो भाई। काया कहता है कि मैं सुमेरु इसलिए आया ही था कि मैं यहाँ की जो अल्कोहल इंडस्ट्री उसके बारे में जान सकूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट ड्रिंक्स ट्राई कर रहा हूँ। इस ट्रैवरन पे भी मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ बिजनेस निपटा सकूँ अपना। और यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ लोग से बात की है और बात मेरी अच्छी गई है, और इस हिसाब से मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी करने वाला हूँ। पाइमोन कहती है जो डीलुक की डॉन वाइनरी, उसकी भी बहुत सारा फायदा यानी कि मॉन्स्टैड में होने वाला। काया कहता है, वैसे इतना भी ज्यादा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, अगर डॉन वाइनरी का तभी फायदा होगा अगर मेरा मूड अच्छा होगा। ट्रैवलर कहता, तो काया तुम पहले भी सुमेरु आ चुके हो है ना। काया कहता है कि हाँ, जब मैं बहुत ज्यादा यंग था तब मैं पहली बार सुमेरु के अंदर आया था। काया कहता है कि एक बार जो मेरे अडॉप्टिव फादर थे वो कुछ मर्चेंट्स को भेजे थे सुमेरु के अंदर, और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं समहाउ खानरिया को बिलोंग करता हूँ, और खानरिया का भी अच्छा खासा कनेक्शन अंडरग्राउंड में रहा है सुमेरु के साथ, और इसी वजह से मैं सुमेरु आया था ताकि मैं उस कनेक्शन को समझ सकूँ जो कि खानरिया और सुमेरु के बीच में है। लेकिन हाँ, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और अकेले आ गया था। जैसे ही मेरे अडॉप्टिव फादर को ये पता चला कि मैं अकेले सुमेरु चला गया तो वो मुझे घसीटते हुए वो वापस मॉन्स्टैड लेके आ गए। ट्रैवलर कहता है कि तुम्हें खानरिया के बारे में कितना पता है। काया कहता है कि उतना भी ज़्यादा मुझे खानरिया के बारे में नहीं पता, और मैं खानरिया के लिए ही यहाँ सुमेरु में आया था ताकि मैं खानरिया के बारे में और जान सकूँ। लेकिन जब मैं धीरे धीरे करके बड़ा हुआ तो मैं खानरिया के बारे में कम केयर करने लगा, और मुझे लगने लगा कि मेरे जो असली फादर थे उन्होंने मुझे मॉन्स्टैड में इसलिए छोड़ा था ताकि मैं एक पीसफुल लाइफ जी सकूं और ज़िंदगी में थोड़ा और खुश रह सकूं। और मुझे ऐसा भी लगता है जो मेरा सरनेम है एल्बेरिच, वो समहाउ रिलेटेड है खानरिया में किसी से। और तभी वहाँ पे डेनस्लिफ आके बैठ जाता है, जो कि पाइमोन को डरा देता है। पाइमोन भी सोचती ये कहाँ से आके टपक पड़ा। डेनस्लिफ तुरंत आके काया से कहता है कि तुम इस नाम एल्बेरिच के बारे में आखिर में कितना जानते हो। काया कहता है, अच्छा तुम फाइनली डिसाइड कर लिया हम लोग को ज्वाइन करने के लिए। मैंने सोचा कि तुम दूर से ही हम लोग को सुनना डिसाइड करोगे। मैंने तुम्हें पहले मॉन्स्टैड में देखा है, तुम्हारा नाम डेनस्लिफ है ना। डेनस्लिफ कहता है, अच्छा तुम मुझे पहले से जानते हो। काया, एल्बेरिच तुम हो वंशज एबिस ऑर्डर के फाउंडर के। और हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि डेनस्लिफ ने ये क्या कह दिया, काया एबिस ऑर्डर के फाउंडर का डिसेंडेंट है, यानी कि वंशज है। डेनस्लिफ कहता है कि मैंने सोचा कि अभी तक तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल ही गया होगा, तुम्हारा सरनेम इतना ज़्यादा यूनिक जो है। काया कहता है, अच्छा तो मेरा सरनेम इतना ज़्यादा वैल्यू रखता है, अब पता चला कि मेरे पापा ने मुझे मॉन्स्टैड में क्यों छोड़ दिया था। काया कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखें देखी है। तुम्हारी आंखें देख के मुझे पता चलता है कि तुम एक प्योर ब्लड खानरियन हो। डेनस्लिफ कहता है, बहुत ज़्यादा चालाक हो तुम, लेकिन जो चीज़ अभी मैंने तुम्हें बताई उससे कोई भी चीज़ बदलने नहीं वाली। पाइमोन कहती, तुम कहीं एबिस ऑर्डर के साथ तो नहीं हो काया। काया कहता है कि तुम लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरा सरनेम भले वैसा हो जो कि खानरिया से रिलेटेड हो, एबिस ऑर्डर से रिलेटेड हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। काया कहता है, वैसे भी अब टाइम हो गया, मुझे कुछ मर्चेंट से बात करनी है ताकि मैं अपने बिजनेस डील को कंफर्म कर सकूं। फिर क्या काया वहाँ से चला जाता है। पाइमोन कहती है कि काया और डेनस्लिफ दोनों ही खानरिया से हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं।
हम लोग डेन से पूछते हैं कि तुमने बोला था कि एल्बरिच ने एबिस ऑर्डर को फाउंड किया था, कुछ और बताना चाहोगे तुम हम लोग को उसके बारे में। डेनस्लिफ कहता है कि हाँ, अभी जो करंट रूलर है एबिस ऑर्डर की वो तुम्हारी बहन है यानी लुमीन है, लेकिन जो फाउंडर था एबिस ऑर्डर का वो था एल्बरिच, जिसने एबिस ऑर्डर को फाउंड किया था, जिसने एबिस ऑर्डर को बनाया था। हम लोग डेन से पूछते हैं तो आखिर में तुम सुमेरु में क्या करने आया। तो डेन कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ जिसका नाम है लूम ऑफ फेट। पाइमॉन कहती है कि हाँ, एबिस ऑर्डर का भी कुछ प्लान था लूम ऑफ फेट के साथ। डेन कहता है कि जब मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ ट्रैवल किया करता था तो उसने एक बार मुझे मेंशन किया था लूम ऑफ फेट के बारे में। डेन कहता है अगर मैं अच्छे से याद करूं तो जब मैं अवैध्या फॉरेस्ट के अंदर था तब मुझे लूम ऑफ फेट के बारे में याद आया था, जो कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बताया था। तो पाइमॉन कहती है चलो हम लोग वहीं पे चल के कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन डेन मना कर देता है हम लोग को। ट्रैवलर पूछा क्यों, क्या हुआ। तो डेनस्लिफ कहता है अभी तक मेरी ड्रिंक याद नहीं आई, अभी तक मैं उसको पी के चलूंगा। पाइमॉन कहती है सीरियसली। फिर क्या डेन अपनी जब ड्रिंक कंप्लीट कर लेता तो हम लोग चल देते अवैध्या फॉरेस्ट के पास कुछ नई चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने लूम ऑफ फेट के बारे में। फिर क्या डेन एक जगह रुक के कहता है ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। डेन कहता है अगर मैं सालों पहले याद करूं तो ये जगह बिल्कुल वैसे ही दिख रही है और यहाँ पे इंसान बहुत ही कम रहते हैं अगर मुझे याद हो ढंग से तो। फिर क्या डेन कहता है कि चलो हम लोग इस एरिया में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ से। फिर क्या हम लोग को यहाँ पे एक फील्ड देखने को मिलती है, यानी कि एक तरह का खेत देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें उगाई जाती है, लेकिन इस समय इसमें कुछ भी नहीं है। पाइमॉन कहती है यहाँ पे एक बगल में एक छोटा सा घर है, क्या पता ये खेत उसी इंसान का हो ताकि वो इसमें कुछ उगा सके और खाने पीना अपना ढंग से कर सके। फिर क्या यहाँ पे जो एक लौता बगल में जो घर होता है हम लोग उसके अंदर घुस जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने। फिर क्या हम लोग उस घर के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करते तो हम लोग को एक ब्रोकन मिरर देखने को मिलता है और फिर हम लोग यहाँ पे एक बोल भी देखते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई तो पहले रहता था लेकिन इस समय वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये जगह पूरी धूल धक्कड़ से भरी हुई है। डेन कहता है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बहुत स्मेल करूँ तो मुझे ये चीज़ तो रियलाइज हो जाती कि यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ पहले रहती थी। पाइमॉन कहती है कि हाँ, इस बोल को सूंघने के बाद तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, इसके अंदर मेडिसिन बनाई जाती थी। फिर क्या इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग को और तो कुछ खास मिलता नहीं। पाइमॉन कहती भी कि डेन यही जगह थी ना। तो डेन कहता है कि हाँ, मुझे तो यही जगह लग रही थी, मेरी मेमोरीज अभी भी थोड़ी बहुत फॉगी हैं, लेकिन हाँ, जगह तो यहीं पे थी। फिर क्या डेन को कुछ आवाज़ें बाहर सुनाई देती तो हम लोग भी चल देते कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है कि आवाज़ें आ रही है। फिर क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पायरो स्लाइम्स आ गए जिनको हम लोग को हराना ही पड़ता है। डेन कहता है कि वो मॉन्स्टर्स ऐसे ही नहीं आए थे, मुझे लगता है कोई चीज़ तो है यहाँ पे जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। क्या पता एक ले लाइन हो जो कि अब नॉर्मल हो गई हो या फिर उससे भी बड़ा कोई खतरा है यहाँ पे जिससे ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेन कहता है मैं आगे जा रहा हूँ ले लाइन्स को इन्वेस्टिगेट करने, तुम लोग यहीं पे रहो, तब तक मैं आता। फिर क्या डेन वहाँ से चला जाता है, हम लोग वहाँ पे बॉन फायर जला के कुछ खाते पीते हैं। फिर क्या हम लोग वहाँ पे बैठ के पाइमॉन से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं अपने पास्ट के बारे में कि कैसे पहले हम लोग अपनी सिस्टर के साथ कैसे हम लोग अपनी सिस्टर के साथ ट्रैवल किया करते थे, एक स्टार से दूसरे स्टार, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ कि हम लोग बिछड़ चुके हैं। फिर क्या पाइमॉन से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हेवनली प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत करने के बाद हम दोनों लोग सो जाते हैं और सोने के बाद तभी अचानक से डेनस्लिफ आ जाता है जो कि कहता है कि उठ जाओ यार, सूरज उग चुका है। डेन हम लोग को देख के कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे टीयर स्टेन है, यानी कि आंसुओं के निशान है, क्या तुम अपनी बहन के बारे में सोच रहे थे नींद में। डेन कहता है ठीक है, आप थोड़ा और रेस्ट कर लो, फिर मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर क्या हम लोग कुछ देर बाद सो के उठते हैं और सोचते हैं कि लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही सो गए, लेकिन पाइमॉन ने हम लोग को जगाया नहीं। लेकिन एक मिनट, पाइमॉन एक्चुअली में है कहाँ पे? क्या पाइमॉन डेनस्लिफ के साथ चली गई थी जब डेनस्लिफ यहाँ पे आया था? क्या पता वो उसी के साथ चली गई हो। लेकिन जब हम लोग ये सब सोच ही रहे होते तभी घर के अंदर एक आवाज़ आती है। जैसे हम लोग उस घर के पास जाते हैं देखने के लिए अंदर हो क्या रहा है, तभी एक इंसान आता है जो कि कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम लोग कहते हैं अरे भाई आराम से, तुमने तो हम लोग को डरा ही दिया था। वो बंदा कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो लेकिन तुम्हें किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं घुसना चाहिए। हम लोग उस बंदे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बस अपने ट्रैवलर कंपेनियन यानी पाइमॉन को यहाँ पे ढूंढने आए थे। वो बंदा कहता है अच्छा, वो सफ़ेद उड़ने वाली चीज़ जो कि तुम्हारे साथ थी वो इस समय इसी मॉर्निंग फॉरेस्ट के अंदर गई थी किसी इंसान के साथ। वो बंदा कहता है मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हें जाना था, अब यहाँ से निकल लो तुम चुपचाप से। वो बंदा कहता है आखिर में तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ यहाँ से। ट्रैवलर कहता है कि मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा जब तक मेरी कंपेनियन यानी पाइमॉन वापस नहीं आ जाती। वो बंदा कहता है ठीक है, जो करना है वो करो, मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुम कहीं भी किसी भी और से फॉरेस्ट रेंजर नहीं लगते हो, ना ही तुम एकेडेमिया के लगते हो, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि कोई भी अजीबोगरीब चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश ना करना। तो ट्रैवलर कहता है अरे यार मैं कोई विलन नहीं हूँ। वो बंदा कहता है अच्छा हटो यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। तो ट्रैवलर कहता है क्या मैं आपके साथ अंदर चल सकता हूँ?
वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है भाई आ जा यार, तुम मुझे बहुत देर से परेशान करके रखा है। लेकिन अंदर कोई भी चीज़ अगर तुम देखोगे तो उसको देख के तुम्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उस घर के अंदर जाते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो एक हिलीचर लेटा हुआ है। वो बंदा कहता है अपने काम से काम रखो, ये चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाली है। और वैसे भी ये कैसे कर सकता है, ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा यंग है कोई भी कांड करने के लिए। ट्रैवलर कहता है तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम खानरिया से हो, है ना। वो बंदा कहता है तुम खानरिया के जानते हो, आखिर में तुम हो कौन। हम लोग उसे बताते हैं कि हम लोग एक ट्रैवलर है जो कि और खानरियन लोगों से मिल चुका है पहले, और तुम्हारे कपड़े देख के और तुम्हारी आंखों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ तुम खानरिया से हो। वो बंदा हम लोग से कहता है कि तुम गॉड्स में बिलीव रखते हो ट्रैवलर। ट्रैवलर कहता है कि मैं कोई भी गॉड्स में बिलीव नहीं रखता हूँ, यहाँ के जो कुछ गॉड्स हैं वो मेरे दुश्मन भी हैं। वो बंदा कहता है अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी मज़े वाली लग रही है। बाय द वे मेरा नाम एड है और हाँ मैं खानरिया से हूँ, और हाँ मेरे पहले के बिहेवियर के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इंसान जो कि 7 ऑर्कॉन्स को बिलीव रखते हैं और उन्हें पूछते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैं पहले सोचा कि तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन अब मुझे जाके पता चला कि तुम वैसे नहीं हो, और जो भी लोग गॉड्स के अंदर फेथ रखते हैं वो सब मेरे एनिमीज हैं। वो बंदा कहता कि हाँ खानरिया के अंदर जो कैटेक्लिज्म हुआ था जिसमें खानरिया डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद से मेरा यही ओपिनियन बन चुका है गॉड्स के ऊपर। ये जो कैटेक्लिज्म हुआ था खानरिया में, उसके बाद जो कर्स मुझ पे लग चुका है, यानी कि जो श्राप लग चुका है मेरे ऊपर इमॉर्टैलिटी का, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, मैं उससे अभी भी सफ़र कर रहा हूँ। तो अपना ट्रैवलर पूछता है ये कैसा कर्ज था, तो वो क्या एड बोलता है कि ये एक ऐसा कर्ज है जो कि हम लोग को एज अ गिफ्ट दिया गया था द गॉड्स के द्वारा। खानरिया के अंदर जो कैटेक्लिज्म हुआ था, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने सब कुछ खो दिया था, अपना घर, अपने चाहने वाले, अपना परिवार, सब कुछ। और इतना सारी बुरी चीज़ होने के बावजूद हम लोग के ऊपर उल्टा कर्ज लगा दिया जाता है गॉड्स के द्वारा, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, बस बैठ के देखते हैं कि कैसे हमारे जो लव्ड वंस थे वो हमारे आंखों के सामने ही हमें छोड़ के चले जाते हैं। सो अपना ट्रैवलर पूछता है आखिर कुछ लोग के ऊपर कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी लगा था, लेकिन कुछ लोग हिलीचर्स क्यों बन गए। वो बंदा कहता है कि खानरिया में भले एक ब्लड लाइन के लोग रहते थे, लेकिन और भी लोग थे जो कि बाहर के थे लेकिन खानरिया में रहते थे। कोई भी बाहर का आदमी जो भी आता था खानरिया के अंदर, हम लोग उन्हें बहुत ही अच्छे से वेलकम करते थे और उन लोग को अपना सिटीजन भी बना लेते थे। और जब कैटेक्लिज्म खानरिया के अंदर हुआ था, यानी कि जब वो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो प्योर ब्लड खानरियन थे उनको ग्रेटर सिनर्स बोला गया था, यानी कि गॉड्स के द्वारा जो रॉयल ब्लड वाले खानरियन लोग थे वो ज्यादा बड़े पापी इंसान थे, इसलिए हम लोग के ऊपर कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी लगाया गया था, एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से हम लोग कभी मर नहीं सकते, लेकिन हम लोग और हमारी बॉडी हमेशा सफ़र करती रहेगी। लेकिन जो लोग बाहर से आए थे और हम लोग की ब्लड लाइन को बिलोंग नहीं करते थे, जो ऑर्गन्स को पहले बिलीव करते थे लेकिन अब नहीं रखते थे, उन लोगों को एक अलग कर्स मिला था जिसको हम लोग बोल सकते हैं कर्स ऑफ वाइल्डनेस। इस कर्स के अंदर उन लोगों को मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ट्रैवलर पूछता है आखिर में ये जो हेलीचर यहाँ पे लेटा वो तुम्हारा कौन लगता है। तो वो एड हम लोग को बताता है कि ये कारी बैट है, ये मेरा बेटा है। मैं एक नोबल था खानरिया के अंदर और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली को मैं ऐसे देखूं कभी अपनी आंखों के सामने। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जिस हिसाब से मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ, मुझसे वो चीज़ देखी भी नहीं जा रही कि कैसे उसे इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। और मैंने अपनी ही आंखों के सामने अपने बेटे को एक मॉन्स्टर बनते हुए देखा है, और मैं बता नहीं सकता कि मुझ पे क्या गुजर रही है। तो अपना ट्रैवलर पूछता आखिर में इसकी मदर का क्या हुआ। एड हम लोग को बताता है कि एक्चुअली में हम लोग बिछड़ गए थे और मैं इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल होंगी। ट्रैवलर पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो वैसे भी। एड हम लोग को बताता है कि हाँ मेरे पास और भी काम है, मैं तो बस यहाँ पे आया था ताकि मैं कारी बैर के ऊपर थोड़ा चेक कर सकूँ कि अब इसकी सेहत कैसी है। तो चलो मैं तुम्हें बाहर चलते हैं, कुछ मुझे तुम्हें दिखाना है। फिर क्या हम लोग एड से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, जहाँ पे एड हम लोग को बताता है कि वो कारी बैर को सुमेरु इसलिए लेके आया क्योंकि सुमेरु के अंदर वो सारी जड़ी बूटियाँ उसको मिल जाती जिसकी मदद से वो एक ऐसी दवाई बना सकता है जहाँ पे वो कारी बैर को कंट्रोल में रख सकता है और उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा सकता है। और मैं यहाँ पे ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि समहाउ मैं एक ऐसी दवाई बना लूँ ताकि वो अपने दिमाग पे वापस कंट्रोल पा सके और एक इंसान की तरह एक्चुअली में व्यवहार तो कर पाए। भले ही वो अपनी इंसान की बॉडी को खो चुका है लेकिन अपने इंसान के दिमाग को तो कम से कम वापस पा पाए। फिर क्या हम लोग एड के साथ मिलके उसकी थोड़ी हेल्प भी करते हैं वो दवाई बनाने की कोशिश करने में, जिसमें वो कारी बैर के दिमाग को हम लोग रिकवर कर पाए। और इन्हीं सारी चीज के बीच में एक बार हमारा जो एड भैया है वो एक बार जाते भी है नहीदा की जो स्टैचू ऑफ 7 है उसके पास प्रे करने के लिए, नहीदा की स्टैचू से हेल्प मांगने की कैसे तो भी करके वो उसके बेटे यानी कारी बैर को सही कर दे पहले से। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद जो स्टैचू ऑफ 7 है उससे कोई भी आवाज़ नहीं आती और कोई भी हेल्प नहीं आती है। हमारे एड भैया और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते
जाते हैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गॉड्स के प्रति उनका जो हेट्रेड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या हम लोग वापस एड के घर में जाते हैं। वो जो दवाई हम लोगों ने कारी बेर के लिए बनाई थी उसको हम कारी बेर को खिलाते भी हैं। एड अपने बेटे कारी बेर से कहता भी कि कारी बेर मेरी बात सुनो, कुछ बोलो। और यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि कैसे एड अपनी पूरी कोशिश करता है कि कारी बेर उसका जो बेटा उससे कुछ तो बोले। वो अपनी पूरी जान लगा देता कि कारी बेर प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा बाप बैठा हूँ यहाँ पे। इवन दो हम लोग के बीच में इतने साल बीत चुके लेकिन स्टिल मैं तुम्हारे साथ था। इवन दो मैं तुम्हारी मॉम से अलग हो गया, तुमसे अलग हो गया था, लेकिन स्टिल आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कारी बेर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और एड इस पे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गॉड्स को कोसने लगता है कि गॉड्स तुमने मुझसे मेरे परिवार ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा घर ले लिया, मेरा पूरा नेशन ले लिया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। इवन दो ये सारी चीजें हो गई लेकिन स्टिल मैं तुम्हारे ही स्टैच्यू ऑफ 7 के पास गया, मैं स्टिल प्रे किया तुम्हारे लिए ताकि तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो, लेकिन स्टिल तुमने मुझे कोई भी चीज का ढंग से रिस्पॉन्स दिया ही नहीं कभी। और आज मैं यहाँ इतने सालों से सफ़र कर रहा हूँ, 500 साल हो गए मेरे नेशन को डिस्ट्रॉय हुए, मैं तब से सफ़र कर रहा हूँ और आज भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, आगे भी चल के मैं सफ़र करता रहूँगा और ये मेरी सफ़रिंग कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली क्योंकि मेरे ऊपर तुम गॉड्स के द्वारा लगाया गया है कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, जिसकी वजह से मैं चैन से मर भी नहीं सकता हूँ। फिर क्या यहाँ पे एड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था लेकिन स्टिल हम लोग उससे कैसे तो भी काम डाउन करते हैं, उसको समझाते कि क्या पता हम लोग इसे और दवाई दे तो क्या पता कारी बेर बोलने लगे। तो हम लोग जाते हैं जंगलों में और जड़ी बूटियां लाते हैं, एड को देते हैं और ये सब जब दवाई ववाई हम लोग मिलके एड के साथ बना रहे होते तभी हम लोग देखते कि कारी बेर अपने आप कहीं जा रहा होता है। फिर क्या बिना कोई देर किए हम लोग चल देते कारी बेर का पीछा करने की, आखिर में ये कहाँ पे जा रहा अकेले। फिर हम लोग उसका पीछा करते करते एक गुफा में आ जाते हैं लेकिन स्टिल हम लोग भूल जाते हैं कि कारी बेर एक्चुअली में किस ओर गया था। फिर क्या हम लोग को कारी बेर फिर से मिल जाता है, हम लोग उसका पीछा करते ये जानने के लिए कि आखिर में ये जाना कहाँ चाहता है। और फिर हम लोग उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते जहाँ पे हम लोग पहले कभी भी नहीं गए होते। एड भी ये जगह देख के कहता है कि भाई ये कैसी जगह है और आज तक मुझे पता क्यों नहीं लगा कि इतनी बड़ी जगह यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हम लोग एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल चीज देखते हैं कि हिलीचर्स जो यहाँ पे है वो ऐसा लगता है कि किसी चीज को वर्शिप कर रहे हैं, यानी कि पूज रहे होते हैं। और ये चीज देख के मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है कि एक्चुअली में इन हिलीचर्स को ऐसा क्या दिख रहा है आगे कि ये उन चीज को वर्शिप कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पजल सॉल्व करने के बाद जैसे ही हम लोग इस जगह के और अंदर जाते हैं तभी हम लोग को एक एबिस हराल्ड देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि हम लोग से कहते हैं इंसानों यहाँ पे रुक जाओ, किस्मत ने अभी भी तुम्हें ग्रांट नहीं किया इस प्लेस के अंदर घुसने के लिए। और फिर क्या ये एबिस हराल्ड अब हम लोग के सामने आ गया तो हम लोग को अगर आगे जाना है तो इसको हराना ही पड़ेगा। फिर क्या हम लोग इससे लड़ते हैं और बाद में इसको हरा भी देते हैं और वो वहां से भाग जाता है। एड हम लोग के पास आता है, कहता है आखिर में वो क्या चीज थी भला। एड कहता है वैसे भी वो जो भी बंदा था वो इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे लग रहा था। एड कहता है कि उस बंदे के पास बहुत ही ज्यादा वंडरस ऑरा थी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पावर थी, मैं उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन तुमने उसको हरा दिया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कम आंक लिया था लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा बेशुमार है। फिर क्या हम लोग एड के साथ और भी ज्यादा अंदर जाते हैं इस जगह के और फाइनली हम लोग इस जगह के एंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। इवन दो ये चीज देखने से ही बहुत ही ज्यादा वियर्ड और क्रीपी वाइब दे रही थी लेकिन इसके जो ऑरा थी वो बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर थी। और तुम यहाँ पे देख सकते हो इवन दो ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है लेकिन स्टिल इसके अराउंड जितने भी हिलीचर्स हैं वो इसके सामने झुके हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको पूज रहे हैं। और जैसे ही हम लोग एड की ओर देखते हैं हम लोग देखते हैं कि अरे यार ये भी वही चीज कर रहा है जो कि बाकी हिलीचर्स कर रहे हैं। फिर उस चीज के अंदर एक आवाज आती जो कि कहती है कि तुम लोग आखिर में मेरे सामने झुक क्यों गए हो, क्या मैं अनजाना हूँ इसलिए तुम्हें मुझसे डर है या फिर जो पावर मेरे पास है इस वजह से तुम लोग झुक रहे हो। और फिर हम लोग को उससे फिर से एक आवाज सुनाई देती जो कि कहता कि क्रीचर्स तुम लोग मेरे सामने क्यों झुक रहे हो, मैं कोई गॉड नहीं हूँ बल्कि मैं तो बस एक सिनर हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम एक तरह के फूल हो जो कि सिन में पैदा हुए हो, पूरे स्पॉटलेस हो, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारी किस्मत पहले से ही जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे कम से कम कुछ बराबरी तक तो आओ या फिर मेरे सामने टिक तो पाओ। तो मैं तुम्हें कहता हूँ अभी तो तुम यहाँ से चले जाओ, थोड़ा और ताकतवर बनो, थोड़ा और पावरफुल बनो, फिर आके तुम मुझसे कभी बात करना। फिर क्या जैसे ही हम लोग उस चीज़ से बात करने की कोशिश करते हैं वो आवाज़ वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी वो एक तरह का इफेक्ट देती है एड के ऊपर। एड उठ के कहता है अरे यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था अभी। जब से मैंने इस चीज़ को देखी तब से मेरा दिल और दिमाग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आराम पे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीस पे हैं अभी। हम लोग पूछते एड तुम ठीक तो हो, तो एड हम लोग से कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही
टू बी ऑनेस्ट मैं अगर मतलब तुम्हें सच में बताऊं तो मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर क्या हम लोग एड को बताते हैं कि कैसे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। फिर क्या हम लोग एड के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। उसके घर पे आते हैं जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कारी बेयर वहीं पे लेटा हुआ है। फिर क्या हम लोग क्या कहते हैं कारी बेयर को और ज़्यादा मेडिसिन देते हैं और फिर गेंशिन के इतिहास में, मेरे ख्याल से इस गेम के इतिहास में पहली बार हम लोग किसी हिलीचर को बोलते हुए सुनते हैं। Papa? Cory Bear! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Cory Bear, my dear son! You see? It worked! Cory Bear can speak again! Where's Mama? और ये चीज़ देखने के बाद इवन दो हमारे ट्रैवलर जो कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में देख चुका है, स्टिल वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में था कि आखिर में ये कैसे हो गया। और मुद्दे की बात तो ये है कि कारी बेयर यहाँ पे सबको पहचान रहा था। एड उसके सामने खड़ा था, वो कह रहा है कि हाँ आप पापा हैं और मेरी मम्मा आखिर में कहाँ चली गई हैं। और एड इस चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ऐसा लगता है कि उसने दुनिया में सारी चीज़ जीत ली है और आखिर में उसका बेटा जिसके लिए वो कितने सालों से दवाइयाँ बना रहा था, फाइनली आज वो उससे बात कर रहा है। कारी बेयर हम लोग से बोलता भी कि कैसे उसको लग रहा था कि वो बहुत दिनों से एक बहुत लंबे सपने में फंसा हुआ था, लेकिन अब जाके उसकी नींद फाइनली खुल चुकी है। लेकिन जब वो अपनी बॉडी को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता, कहता है अरे मेरी बॉडी को ये क्या हो गया, मैं इंसान जैसा नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और फिर एड उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है। कहता है कि जब तुम सो रहे थे तो हम लोग एक फेरी टेल की वर्ल्ड में गए थे। इस समय इस दुनिया के अंदर कोई भी खानरेया अब एग्जिस्ट नहीं करता, अपना घर अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब अब हम लोग को और भी ज़्यादा सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस डिस्ट्रक्शन के बाद अब हम लोग एक दूसरी दुनिया में आ गए जहाँ पे तुम्हें इस दुनिया में एक मॉन्स्टर बन के रहना पड़ेगा, लेकिन टेंशन ना लो, पापा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। सो हाँ, ये एक तरीके से एड कारी बेयर को कन्विंस करना चाह रहा कि अब वो क्या कहते हैं, खानरेया में जब डिस्ट्रक्शन हुआ था तो वो अब लोग एक फेरी टेल वर्ल्ड में आ गए हैं। सो हाँ, कारी बेयर एक्चुअली में एक बच्चा था जब उसके साथ ये सारे कांड हुए थे। तो हाँ, बच्चे को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है कहानियों के द्वारा। कारी बेयर पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ? तो एड कहता है कि नहीं, तुम मरे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम देखो तुम्हारे हाथ पे अभी भी मम्मा का स्कार्फ लगा हुआ है, इसका मतलब वो अभी भी ऊपर से तुम्हें देख रही हो, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। एड कहता है कि तुम अभी अभी उठे हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन हाँ मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस कर लो कि ये जो मास्क तुमने अपने चेहरे पे पहना है प्लीज़ उसको कभी भी मत उतारना। चाहे जो हो जाए, चाहे परिस्थिति कितनी भी बदतर क्यों ना हो जाए, तुम्हें ये मास्क नहीं उतारना है, ठीक है? कारी बेयर भी कहता है कि हाँ ठीक है पापा, मैं इसको नहीं निकालूंगा। फिर क्या हम लोग एड के साथ बाहर चले जाते हैं। एड हम लोग को बताता है कि आज उसको उसके दिल में कितनी ज़्यादा तसल्ली उसे फील हो रही है कि फाइनली उसका बेटा जिसके साथ वो कितने सालों से था, फाइनली आज उससे उसने बात की। एड हम लोग से कहता भी कि कैसे उसने उस स्टैचू ऑफ 7 के पास प्रे किया था लेकिन उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन जब हम लोग उस गुफा के अंदर उस मिस्टीरियस चीज़ के पास मैंने जब प्रे किया तो फाइनली आज तुम देख सकते हो कि कैसे मेरा बेटा बोलने लगा। वो गॉड जिसको हम लोगों ने अंदर देखा वो बिल्कुल अलग था, उसकी ऑरा बहुत ज्यादा अलग थी, वो एकदम ऑलमाइटी गॉड था, वो बिल्कुल भी जो 7 आर्कॉन्स है उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं था। एड उस गॉड की एकदम से तारीफों के पुल बांध देता, लेकिन तब हम लोग उससे कहते हैं कि वो एक गॉड नहीं था बल्कि वो एक सिनर था। एड हम लोग की बात तो समझो तुम। फिर एड हम लोग से ही बहस करने लगता है कि कैसे तुम उस आदमी को एक सिनर बोल सकते हो, एक पापी बोल सकते हो, जब वो उसके पास जो पावर है वो एक गॉडली पावर। आज तुम देख सकते हो कि उसके पावर का क्या इफेक्ट पड़ा है कारी बेयर के ऊपर। फिर क्या एड उस तरफ चल देता जहाँ पे हम लोग उस सिनर से मिले थे पहली बार, लेकिन जब इस बार हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो वो चीज़ जो वहाँ पे थी वो अब यहाँ से गायब हो चुकी है, यानी कि जो सिनर यहाँ पे था वो गायब हो चुका है और जो हिलिचर्स उसको वर्शिप कर रहे थे वो भी यहाँ से गायब हो चुके थे। लाइक कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। फिर क्या हम लोग वहाँ से डिसअपॉइंट होके वापस से एड के घर पे जाते, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग देखते कि कारी बेयर जो कि यहाँ पे लेटा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसपास एक मिरर रखा हुआ, लेकिन वो मिरर टूट चुका है। एड कहता है कि लगता है उसने अपना मास्क उतार के मिरर के अंदर अपना चेहरा देखा है, जो कि मैंने उसे मना किया था करने से। उससे मैंने कहा था कि प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपना मास्क नहीं उतारोगे, लेकिन स्टिल उसने ये चीज किया। फिर क्या एड एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर वहां से भागता है ढूंढने कारी बेयर को। और फिर क्या थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को देखते हैं कि हम लोग को पहले तो कारी बेयर का स्कार्फ मिलता है। फिर कुछ लोगों से हम लोग पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ पे कहीं किसी हिलीचर को जाते हुए देखा। फिर थोड़ा बहुत पूछने पाछने के बाद हम लोग फाइनली कारी बेयर को ढूंढ लेते हैं। एड कहता भी कि कारी बेयर प्लीज रुक जाओ, जो तुमने अभी मिरर में देखा वो सब कुछ एक छलावा था, एक इल्यूजन था, वो तुम्हारा असली चेहरा नहीं है।
मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस समय हम लोग एक फेरी टेल वर्ल्ड में, और जो भी यहाँ पे है वो कुछ भी रियल नहीं है। और फिर क्या एड अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कारी बेयर को अपने पास बुला ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। और फिर ये होता है। पापा, Cari Bear, Papa, I can't take it. please, Cari Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa! फिर क्या ये चीज़ होने के बाद हम लोग वापस एड के घर पे आ जाता है, जो कि अपने में ही बात करता है कि मुझे अब लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब जाके सारी चीज़ सेंस बना रही हैं। और अपना ट्रैवलर भी वहाँ पे उठता है, जो कि सोच रहा होता है कि मैं क्या बेहोश हो गया था तब। मुझे याद है कि कारी बेयर ने अपना मास्क उतार दिया था उस समय। एड हम लोग को देख के कहता है ट्रैवलर तुम उठ चुके हो। लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हें ट्रैवलर क्यों बोल रहा हूँ? मुझे कुछ समय से तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है। ट्रैवलर पूछता है मेरी रियल आइडेंटिटी? एड कहता है कि हाँ, मुझे तुम पे बहुत लंबे समय से एक शक था। तो ट्रैवलर कहता है लेकिन हम लोग तो पहले कभी मिले भी नहीं है। एड कहता है कि हाँ, तुम्हारा स्टेटस वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम एक बहुत महान आदमी, वैसे भी तुम मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान को कैसे ही जानोगे। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये जो एड मेरा नाम है वो एक्चुअली में एक फेक नेम है, जो कि मैं हमेशा से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। मेरा असली नाम है क्लोटार एल्बेरिज। ये नाम सुनते ही ट्रैवलर की आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती, क्योंकि क्लोटार एल्बेरिज ही वो बंदा होता है जिसने एबिस ऑर्डर को फाउंड किया था। हाँ, ये वही बंदा है जिसने एबिस ऑर्डर को बनाया है, और जिसकी करंट क्वीन इस समय हमारी ही बहन लुमीन है। क्लोटार हम लोग से कहता है कि हाँ, तुमने वो पावर देखी थी ना जब कारी बेयर ने अपना मास्क को निकाला था, वो एकदम सेम पावर थी जिसको तुम सिनर बोल रहे थे, उसके रिलेटेड। क्लोटार कहता है कि मुझे लगता है मेरा शक बिल्कुल सही, ये पावर है एबिस की। क्लोटार कहता है कि एक सिनर को बस एक सिनर ही राहत दे सकता है। हम लोग भी एक सिनर थे जिनको श्राप दिया था गॉड्स ने, और वो जिससे हम लोग उस वेल के अंदर मिले तो वो भी एक सिनर था, लेकिन हम लोग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिनर। कारी बेयर के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन अब उसको एक नया चांस मिलेगा नई ज़िंदगी शुरू करने का, और अब उसे बनना होगा द लूम ऑफ फेट। हाँ, इस चीज़ को हमने पहले भी सुना था डेन स्लिफ के द्वारा। हम लोग क्या कहते हैं, क्लोटार को बताते हैं कि एबिस उतनी अच्छी नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। क्लोटार हम लोग से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी एबिस के बारे में इतना बुरा सोचते हो। हमने हमेशा सोचा था कि तुम एक नई पावर लाओगे खानरिया में। हमारे लिए तुम ही एबिस थे, हमारे लिए तुम ही हमारे सेवियर थे, और हमने सोचा था कि तुम ही वो हो जो कि पूरे एबिस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आखिर में तुम हमारे साथ क्या लेके आए? Oh, Princess of Khanria. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Princess of Khanria. Why did he just call me? Traveler! और फिर इस कट सीन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे डेन स्लिफ ने हम लोग को हमारी नींद से जगा दिया। पाइमोन कहती तुम ठीक तो हो ना? डेन हम लोग से पूछता क्या हो गया था तुम्हें जब तुम बेहोश पड़े थे यहाँ पे। डेन कहता है कि मैंने यहाँ पे ले लाइन्स को चेक किया था और मुझे पता चला कि कुछ एबिस वालों ने उनसे छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ मेमोरीज बाहर आ गई थी। क्या उन्हीं मेमोरीज में से तुमने भी कुछ देखा क्या? हम लोग डेन को बताते हैं कि कैसे हम लोग को जो एबिस ऑर्डर का फाउंडर है क्लोटार एल्बेरिज, उसकी मेमोरीज हम लोग को देखने को मिली। डेन हम लोग को बताता है कि कैसे क्लोटार एल्बेरिज ने जब एबिस ऑर्डर को फाउंड किया था तो उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज अचीव की थी उससे, लेकिन जो कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी उसके ऊपर लगा था उसकी वजह से उसके ब्रेन और बॉडी पे हमेशा से इफेक्ट पड़ता ही रहता था। एट द एंड ना ही उसकी किस्मत और ना ही उसका जो एबिस ऑर्डर था कोई भी उसे नहीं बचा पाता है। और कुछ 100 सालों बाद उसने अपने दिमाग का काबू बिल्कुल खो दिया था और फिर उसके बाद से किसी ने उसको वापस नहीं देखा। लेकिन जो उसका एबिस ऑर्डर था वो आगे की ओर चलता रहा और अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ट्रैवलर पूछता है मेरी सिस्टर उसके साथ चली गई थी है ना, एबिस ऑर्डर के साथ। डेन कहता है कि हाँ, इसी वजह से अब वो एबिस ऑर्डर की प्रिंसेस है। फिर क्या हम लोग डेन को वो सारी मेमोरीज बताते हैं जो कि हम लोगों ने अपने सपने के अंदर देखी थी। डेन कहता है अच्छा, तो तुमने 100-200 सालों पहले की कहानी अपने आंखों के सामने
महसूस की और रिलीव की उसे। डेन कहता है ये जो लूम ऑफ फेट है, ये सारी चीज़ की जड़ यही है और उसका सबसे ज़्यादा क्लोज कनेक्शन क्लोटार एल्बरिज के जो बेटा था कारी बेर उसके साथ हुआ है। और तुम्हारी बहन ने कभी भी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था। मुझे आज तक नहीं पता चला कि आखिर में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने दी एबिस ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया था। फिर अपना ट्रैवलर कहता है कि मुझे एक और चीज़ जाननी है। मुझे ये जानना है कि ये जो खेत है जो कि क्लोटार एल्बरिज ने बनाया था, आखिर में इसके नीचे क्या गड़ा हुआ है। डेन कहता अच्छा तुम्हारा मतलब यहाँ पे, चलो ठीक है खोदना शुरू करते हैं। फिर क्या हम लोग कुछ देर खोदते हैं, उसके बाद उसको वापस भी रख देते हैं। पाइमोन कहती है तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था, उसको वापस गाड़े कि नहीं तुम लोग। ट्रैवलर कहता है कि हाँ हम लोगों ने उसे वापस गाड़ दिया, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो अब। डेन कहता है एक मेल और एक फीमेल स्केलेटन जो कि एक साथ गड़े हुए थे। डेन कहता है इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो मेल स्केलेटन है वो लगता है कि कुछ समय बाद गाड़ा गया था और उसके हाथ पे एक स्कार्फ भी है। आखिर में इसका क्या मतलब है और तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे बॉडी इस दफन है। हम लोग उसे बताते कि कैसे जो मेमोरीज हम लोगों ने देखी है उसकी वजह से हम लोग को लगता है कि ये जो क्लोटार एल्बरिज की बॉडी है। डेन कहता लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्लोटार एल्बरिज के ऊपर भी कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी लगा था। क्या सही में उसने ये जो कर्स था यानी कि जो श्राप था कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी उससे मुक्ति पा ली समहाउ। डेन कहता अगर ये सच है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज कर रही है। अब डेन कहता है अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे अपनी मेमोरीज के अंदर झांकना है और इन सारे पजल्स को एक साथ जोड़ के एक कंक्लूजन पे आना है। पाइमोन कहती तुम हम लोग के साथ भी चल सकते, तो डेन कहता नहीं मुझे लगता है कि हम लोग को अब अलग हो जाना चाहिए और वैसे भी उसने तुम्हें मेरे ख्याल से देख लिया है। तो अपना ट्रैवलर कहता है यानी कि तुम्हारा मतलब उस सिनर से है। डेन कहता है कि हाँ जिसको तुमने देखा उसके ऊपर मेरा सस्पेशन है और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द 5 सिनर्स ऑफ खानरिया है। और फिर क्या डेन वहाँ से चला जाता और यहीं पे हमारा ये वाला क्वेस्ट खत्म हो जाता है। तुम्हें ये क्वेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे पता है इस क्वेस्ट के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ रिवील हुई, सिनर्स के बारे में हम लोग को पता चला, एबिस ऑर्डर के बारे में हम लोग को पता चला। और हाँ यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।